अच्छा सर, हमने अपनी लास्ट क्लास तक इस डेफर्ड टैक्स के कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग तक कवर कर लिया था, बट एक बच्चे ने एक नेकी का काम किया, मुझे बताया कि सर आपने इंटेंजिबल एसेट्स पे डेफर्ड टैक्स मिस कर दिया, तो ये हो गया था अब शगुन। आ जाएं जी, अब इसको शगुन में कन्वर्ट करते हैं। पहले इसको ज़रा हम ओपनिंग में इनकॉर्पोरेट कर लें ताकि हमें नेट डेफर्ड टैक्स एसेट या लायबिलिटी की पोजीशन पता लग जाए। तो हमने यहाँ पे लिख दिया सर इंटेंजिबल एसेट। हम जाके देखते हैं व्हाट इज़ द सिचुएशन। वो कह रहा है कि भाई आपकी टैक्स बेस जो है 3150 है। हमने कहा सही है भाई, हमने यहाँ पे लिख दिया 3150,000 और जो अकाउंटिंग कैरिंग अमाउंट है वो है 3.6 मिलियन। तो ये आ गया। अच्छा, अगेन अगर इस सिचुएशन का जायज़ा लिया जाए तो हमारे पास जो टैक्स बेस है वो आ रही है कम और अकाउंटिंग में कैरिंग अमाउंट ज़्यादा है। तो इसका मतलब यही है कि मुझे टैक्सेशन के अंदर अमोर्टाइजेशन ज़्यादा अलाउ की जा रही है, तो जाहिर सी बात है हर साल मुझे टैक्स वाले ने डिडक्शन दी है ज़्यादा। तो जब डिडक्शन दी है ज़्यादा तो आपको ये बात पता होगी कि टैक्सेबल इनकम कम हो गई होगी, उसने किसी इनकम को टैक्स होने से रोका होगा। तो हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को मैच करने के लिए उसके ऊपर डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस डेबिट करके डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी रिकॉर्ड की होगी, क्योंकि ये टैक्सेबल डिफरेंस है। अब आपने किसी भी टीचर से पढ़ा हो तो उसने आपको ये बताया होगा, उस लॉजिक से भी देख लेते हैं कि क्योंकि आज आपको डिडक्शन मिल रही है ज़्यादा, एक वक्त ऐसा आएगा कि जब आप अपनी अमोर्टाइजेशन अकाउंटिंग की क्लेम करने लगेंगे तो वो बोलेगा अभी भागो यहाँ से, कोई इसकी अमोर्टाइजेशन या एक्सपेंस अलाउड नहीं है, आप इस पर टैक्स दें। तो ये एक ऐसा डिफरेंस है जो आगे जाके टैक्स होगा। तो दिस इज द टैक्सेबल डिफरेंस। तो इसके ऊपर सर, इसके डिफरेंस के ऊपर जो कि 4,50,000 रुपये का है, इसके डिफरेंस के ऊपर हम ऑल टुगेदर 30% के ऊपर 30% ही है आई बिलीव, तो हम 1,35,000 रुपये की डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बुक करेंगे। यहाँ पे लिख देते हैं 30%। अच्छा, अब देख लेते हैं कि क्या हमारे पास नेट डेफर्ड टैक्स एसेट पोजीशन बनती है या नेट डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी पोजीशन बनती है। तो सर 5,40,000 का हमारे पास डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है, 1,50 ये माइनस किया, 2,40 ये माइनस किया, 3,60 ये माइनस किया। सर ये 4,50 माइनस किया, 4,50 क्या टैक्स क्रेडिट इटसेल्फ। यानी कहने का मतलब ये है कि हमने इसके ऊपर कोई परसेंटेज नहीं ली थी। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी जब ओपनिंग निकाल रहा था तब भी सिखाया था कि आपने कोई एसेट परचेज किया होगा तो आपको इनकरेज करने के लिए कहा जो भी आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है उसमें से ये माफ़ी ले लेना, पर क्योंकि आप क्लेम नहीं कर पाए होंगे तो आपने डेफर्ड टैक्स इनकम बुक करके डेफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट किया होगा। तो उस साल में आपके पास ऑल टुगेदर एक परमानेंट डिफरेंस क्रिएट हुआ होगा, क्योंकि ये टैक्स इनकम बन गई होगी, ऊपर पीएनएल में इसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो आप अपने शेयर होल्डर को ये बताएंगे कि ये टैक्स बेनिफिट है जो कि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जो कि मैं आगे जाके क्लेम कर लूँगा इस एक्सपेक्टेशन में। तो हमने कहा कि भाई इसके अंदर आप फिर 20,000 से डिविडेंड के ऊपर, सही है जी, इसके अंदर डिविडेंड फ्रॉम एसोसिएट भी शामिल है। अच्छा भाई, फिर आपने कहा 16,000 और फिर आपने कहा 1,35,000। तो आपने कहा 489,000 का आपके पास नेट आ गया डेफर्ड टैक्स एसेट। एंड टू बी वेरी कंक्लूसिव एंड कॉन्क्रीट, हमने यहाँ पे वापस से एक बार रिकैल कर लेते हैं, क्योंकि कैलकुलेटर है, एक्सेल पे तो एग्जैक्ट आ जाता है। 4,50, 20,000, 16,000, 1,35, तो 489,000 इज द करेक्ट आंसर। ये हो गया ओपनिंग डेफर्ड टैक्स एसेट। अब याद रखिएगा इसके ऊपर आपका जो जनरल टैक्स रेट है वो इन्हांस हो चुका है, तो चेंज इन टैक्स रेट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई होता है। आगे देखते हैं चल के कहाँ लिखा हुआ था ये। सर ये यहाँ लिखा हुआ था, ड्यूरिंग द ईयर टैक्स रेट was increased by 5% whereas in the prior year it was 30%। यानी जो नॉर्मल टैक्स रेट है आपका सिर्फ उसमें इजाफा हुआ है, बाकी किसी स्ट्रीम के ऊपर इजाफा नहीं हुआ। ये बात आपने याद रखनी है, क्योंकि बाकी तो सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम्स हैं तो वो अलग ही रहेंगी अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन। चलिए सर, अब हम एक और रिक्वायरमेंट की तरफ आगे बढ़ जाते हैं जो कि फॉर द ईयर है। अच्छा, मैं गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे, यहाँ से कुछ और चीज़ों का खुलासा होगा, होपफुली आप लोगों ने कर लिया होगा, और नहीं कि आप सोल्यूशन का वेट कर रहे हैं तो फिर ऑब्वियसली ये वही वाली बात हो गई कि आप इतने नाअहल हैं कि खुद से तुमसे सवाल हो नहीं रहा तो आप पेपर में जाके कुछ भी नहीं कर सकते। चलिए जी, हमने कहा हम फॉर द ईयर की एडजस्टमेंट्स लेके चलते हैं।
टैक्स डेप्रिसिएशन जो है एक्सीड कर गई है अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन को 550 से, ये रहा, टैक्स डेप्रिसिएशन एक्सीड कर गई है अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन कितने से, 550 से। तो इसका मतलब ये है कि हमें टैक्स वाले ने कहा होगा भाईजान और माइनस करो, तो हमने कहा अब सर यहाँ पे हम डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट करेंगे 550 की, और इसके ऊपर फिर से हमने डेफर टैक्स एक्सपेंस बुक किया होगा, क्योंकि अगेन उसने किसी इनकम को टैक्स होने से रोका है, टैक्सेबल डिफरेंस है, आगे जाके वो फिर जब मैं अमोर्टाइजेशन क्लेम करूंगा तो वो टैक्स चार्ज करेगा। अच्छा भाई, हमने कहा और हमारे पास जो अकाउंटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो बिल्कुल मासूम सा 5 लाख रुपए का है। चलें जी, हमने कहा ये भी बात डन हो गई। इसके आगे एन इम्पेयरमेंट लॉस ऑफ ₹200,000 वॉज रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द ईयर। चलें भाई, इम्पेयरमेंट 2 लाख रुपए की उसने एड बैक करवा दी होगी, उसने आपको सेविंग क्लेम करने से रोका होगा, इसके ऊपर आप डेफर टैक्स इनकम बुक कर लेंगे। ये आ गया। अच्छा भाई, अब हम आगे चलें तो हमें ये पता लगा कि भाई इम्पेयरमेंट लॉस भी डन हो गया। फर्दर अकाउंटिंग अमोर्टाइजेशन एक्सीडेड टैक्स अमोर्टाइजेशन, यानी अकाउंटिंग अमोर्टाइजेशन ज़्यादा है, टैक्स वाला कह रहा है मेरी नज़र में अमोर्टाइजेशन कम है। तो अब हुआ ये होगा मेरे बच्चों कि अमोर्टाइजेशन के केस में उसने ऐड बैक करवाया होगा कितने से भाई, 10,000 रुपये से। तो अगेन अकाउंटिंग के लिहाज से तो वो अमोर्टाइजेशन है। तो आज वो जो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आपने ओपनिंग में रखी हुई थी वो सेटल होना शुरू हुई है नहीं। अब जब आप अमोर्टाइजेशन क्लेम करना चाह रहे हैं तो वो कह रहा है भागो यहाँ से, कोई नहीं है, मैं पहले ही दे चुका हूँ, तो टैक्सेबल डिफरेंस हो गया ना। दैट्स व्हाई यू हैव क्रिएटेड अ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी इन द ओपनिंग। नाउ दिस हैज़ टू बी सेटल ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जब तक इसकी लाइफ जीरो हो जाए। तो हमने कहा कि भाई ये आ गया डेफर्ड टैक्स इनकम। चलें जी, ये भी बात समझ आती है। अकॉर्डिंग टू टैक्स अथॉरिटीज द लॉस इज क्लेम व्हेन रियलाइज। ऑब्वियसली वो कह रहा है कि भाई जब रियलाइज होगा मतलब जब बेचोगे तो आना, अभी भागो यहाँ से। तो इम्पेयरमेंट लॉस पे हमने क्लेम कर लिया डेफर्ड टैक्स इनकम बुक करके। चलें, रेंट एक्सपेंस इज अलाउड फॉर टैक्स पर्पसेस ऑन अ पेमेंट बेसिस। ऊपर देखो आप ओपनिंग में आपको रेंट के रिलेटेड कोई तफरी नहीं मिलेगी। हाँ अलबत्ता आप यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रीपेड रेंट इस साल का जो है 450 है और पेमेंट बेसिस पे, तो वो तो कहेगा भाई आपका एसेट है, मेरी नज़र में एक्सपेंस है। तो ये आ गया प्रीपेड रेंट। सर इसकी अमाउंट कितनी है प्रीपेड रेंट की? सर इसकी अमाउंट आ रही है 450, वो ये लेस करवा देगा। अच्छा फिर ये डिफरेंस आ गया, सर ये किस नस्ल का डिफरेंस है? सर ये डिफरेंस ऐसा है कि जिस पे आगे जाके जब आप एक्सपेंस क्लेम करेंगे वो इस पर टैक्स करेगा, तो टैक्सेबल डिफरेंस है। सर आगे जाके एक्सपेंस कैसे क्लेम करेंगे भाई? प्रीपेड एक्सपेंस में कन्वर्ट होगा, वो आज ही दे रहा है आपको। तो अब अदर लॉजिक लगाई जाए जो मैं आपको सिखाता हूँ अच्छे से, वो ये है कि वो किसी इनकम को टैक्स होने से रोक रहा है जो कि अकाउंटिंग के लिहाज से टैक्स होनी चाहिए, तो उसके ऊपर डेफर्ड एक्सपेंस बुक कर लिया। दोनों लॉजिक दे के चल रहा हूँ, वाइदर यू हैव स्टडीड फ्रॉम एनी अदर टीचर, तो मुझसे पढ़ा हुआ है, दोनों लॉजिक साथ हैं, लॉजिकल ने दोनों। चलें जी, हमने कहा प्रीपेड रेंट की भी बात हो गई। इसके ऊपर यानी अगर आप क्लोजिंग निकालेंगे तो यहाँ पे अलग कलर से मार्क कर लें कि ये एडिशनली क्लोजिंग में पार्क होगा जो कि ओपनिंग में नहीं था, क्लोजिंग में आएगा, ये बात याद रखिएगा। सही है जी। और सर इस पे क्यों नहीं कह रहा क्लोजिंग में आएगा? ये तो ऑल टुगेदर पीपी में डील हो जाएगा ना। ओपनिंग जो भी डेफर्ड एसेट लायबिलिटी है इन तीनों का नेट करके आप उसमें प्लस माइनस करेंगे, क्लोजिंग पे पहुंच जाएंगे। दिस इज एज सिंपल एज दिस। आपको अकाउंटिंग टैक्स बेस करने की होशियारी की नीड ही नहीं है, सिंपल बता दें, इतना पढ़ा हुआ है इसके ऊपर, दैट्स इट। एग्रीड। चलें जी आगे चलते हैं। हमने कहा कि भाई अब आ जाते हैं एसोसिएट की वर्किंग के ऊपर। चलें जी, माशाल्लाह हमने यहाँ तक की तो वर्किंग की हुई थी, एट एक्विजिशन से लेकर रिपोर्टिंग तक की। बैलेंस शीट की बात अलग होती है, पीएनएल की बात अलग होती है, ये बात याद रखिएगा। आए जी देखते हैं हम वो क्या कह रहा था। वो क्या ही कह रहा था कि यार ये सारी चीज़ें थी, कोई बार्गेन परचेज गेन नहीं था, ये बात आपको याद होनी चाहिए। और इसके ऊपर ओपनिंग पे अगर आप देखें तो डिविडेंड पे 10% बुक हुआ था और शेयर ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट आपका था 80,000 रुपये का, जिसके ऊपर टैक्स था कैपिटल गेन के हिसाब से 20%।
और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बुक की हुई थी आपने, क्योंकि कहा था आपने अभी अकाउंटिंग के लिहाज से कमा लिया, टैक्स की नज़र में कमाई नहीं थी, तो आपने कहा अकाउंटिंग के लिहाज से कमा लिया, उस पर टैक्स बुक करके बैठे हुए। तब अब देखते हैं इस साल क्या हुआ। इस साल हुआ ये कि कंपनी ने लॉस इंकर किया है 3,50,000 रुपये का। सही है जी, 3,50,000 रुपये। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ड्यूरिंग द ईयर 2023 कंपनी अंडर प्रॉफिट ऑफ 600,000 एंड फॉर 2024 जो कि करंट ईयर है कंपनी इंकर्ड अ लॉस ऑफ ₹3,50,000। और फिर बोला है ईयर एंड कंपनी ऑल्सो डिक्लेयर 10% विच वॉज नॉट रिसीव्ड इन 2023 बट वॉज रिसीव्ड इन करंट ईयर, यानी डिविडेंड तो करंट ईयर में रिसीव हुआ है। यानी एक बात तो तय है कि इसके अंदर मेरे बच्चों डिविडेंड इनकम शामिल नहीं है, इसके अंदर डिविडेंड इनकम शामिल नहीं है। ये यू नीड टू कीप इन योर माइंड। में फिर बता रहा हूँ, इसके अंदर डिविडेंड इनकम शामिल नहीं है क्योंकि इनकम पिछले साल की थी, रियलाइज अब हो रही है। अब देख लेते हैं इसकी रियलाइजेबिलिटी पे तफरीह क्या लिखी हुई है। द इन्वेस्टमेंट वॉज मेड फॉर कैपिटल गेन्स, वो बात मुझे समझ आती है। ड्यूरिंग द ईयर द डिविडेंड बिकम एग्जाम फ्रॉम टैक्स वेयर एज इन प्रीवियस ईयर इट वॉज टैक्सेबल एट 10%। तो आपने डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट की हुई थी, अब क्या वो रिवर्स हो जाएगी? यस सर, अब ये बन जाएगी इन 2024 इट विल बी नाउ परमानेंट डिफरेंस। तो पहले तो एक बात समझा दो मेरे भाई, क्या इसके अंदर डिविडेंड शामिल है? नहीं। जब डिविडेंड शामिल नहीं है तो आप ऐड और लेस नहीं करेंगे। सर क्या ये रिसीव हो चुका है? यस, तो ऐड बैक करके टैक्स लेना नहीं है भाई, एग्जाम्प्ट है। तो आपका डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी जो ओपनिंग में पड़ी हुई है ना, वो इस साल रिवर्स होके इनकम में कन्वर्ट हो जाएगी एंड इट विल अल्टीमेटली टर्न इनटू अ परमानेंट डिफरेंस। तो ये बात याद रखिएगा। तो हमने कहा ऐसे कवर किया इसको हमने। अच्छा, अब इस पे आते हैं। 3,50,000 रुपये का लॉस है और इसके ऊपर आई बिलीव कि मैं 20% का मालिक हूँ, तो शेयर ऑफ लॉस आ जाएगा फॉर द पीरियड में। तो मैंने कहा सर अगर मैं इस पे 20% ले लूँ तो 70,000 रुपये आ गया। सर लास्ट टाइम कितना था आपके पास? लास्ट टाइम कितना था सर? लास्ट टाइम की हमने वर्किंग की हुई थी ना, ये रही देखो। लास्ट टाइम 6 लाख का प्रॉफिट था, अनडिस्ट्रीब्यूटेड ये था, ये आप ले आए थे। तो सर इस साल के ये लॉस है। यस सर लॉस है। तो लॉस का आपका हिस्सा कितना बनता है? लॉस का आपका हिस्सा कितना बनता है? 70,000। क्या अब मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या ये 70,000 इस 5 लाख रुपए के प्रॉफिट में नेट हुआ हुआ है? यस, माइनस हुआ हुआ है। तो हमने कहा जो एसोसिएट का लॉस का शेयर है उसको आप ऐड बैक कर दें। सर कितने से ऐड बैक कर दें? 70,000 रुपये से, क्योंकि 3,50,000 का 20% मेरा हिस्सा ये बनता है। तो अब सर मैं इसके ऊपर डेफर्ड टैक्स इनकम बुक कर लूँगा। इसकी लॉजिक ये है कि आपने जो पहले इनकम कमाई हुई थी वो टैक्स के लिहाज से इनकम नहीं थी, आपने डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बुक की हुई थी। अब वो इनकम नहीं थी तो उस पर टैक्स भी नहीं रहना चाहिए। तो वो टेक्निकली वो जो पिछली डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है वो अब नाउ दैट हैज़ टू बी रिवर्स्ड। बट एट विच रेट? सर आई बिलीव एट 20%, क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं आया, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, इस पर कोई चेंज नहीं आया। ये रहा टैक्स रेट फॉर कैपिटल गेन्स सेम रहा। चलें जी आगे। द बैड डेट एक्सपेंस फॉर द ईयर अमाउंटिंग टू ₹450 while the amount written off during the year was ₹2 lakh. Tax authorities allowed deduction on a write off basis. चलिए ये बड़ी अहम बात बताई थी मैंने आपको, जो कि आपको पता ही नहीं थी मेरे ख्याल से। इधर अब हमने कहा 4,50,000 रुपये का टोटल बैड डेट एक्सपेंस है। ठीक है, बैड डेट एक्सपेंस तो दोनों को मिला के होता है ना, प्रोविजन और राइट ऑफ। मैंने कहा अगर मैं इसके 2 हिस्से बनाऊं तो वो कह रहा है कि 2 लाख रुपए का राइट ऑफ है और 250 का प्रोविजन है फॉर द ईयर का। तो क्या इसमें ओपनिंग भी आ रहा था? सर ओपनिंग भी आ रहा था, ये रहा आपके सामने 8 लाख रुपए का। तो इसके अंदर प्रोविजन के अंदर क्या ये 250 और ऐड हो जाएगा इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट क्लोजिंग? क्योंकि मैं क्लोजिंग तक भी पहुंचा रहा हूँ तुम लोगों को। तो मुझे आप एक बात बताते हैं मेरे बच्चों कि क्या मैं ये कह सकता हूँ, टैक्स वाला बोलेगा भाईजान ये जो प्रोविज़न है फॉर
बैड डेट्स, खुदा के वास्ते इसको ऐड बैक करें तो वो कितना है 2.5 लाख रुपए। वो मुझे किसी सेविंग को क्लेम करने से रोका है, वो बोला तब आना जब ये लॉस होगा। तो मैंने कहा भाई आगे जाके डिडक्शन देगा, डिडक्टेबल डिफरेंस है तो इसके ऊपर डेफर्ड टैक्स इनकम से इसके लिए नॉर्मल रेट होगा, वो कौन सा होगा 35%, क्योंकि ऊपर जितनी भी चोरेंगी हैं सब 35% पे होंगी, सिवाय शेयर ऑफ लॉस ऑफ एसोसिएट के। चलें जी, ये भी हमने कहा कि सर हमने किल कर दिया, सर राइट ऑफ पे क्यों कुछ नहीं कर रहे, दोनों मानते हैं, कोई पंगे वाली बात नहीं है। आगे, देयर वॉज अ लॉ सूट अगेंस्ट द कंपनी इन प्रीवियस ईयर एंड द कंटिजेंट लायबिलिटी, प्लीज सुनिएगा, लॉ सूट चल रहा था, देखो ये रहा प्रोविजन अगेंस्ट कंटिजेंसीज आ रहा है ना, यानी 1.2 मिलियन के मैंने प्रोविजन रखे हुए कंटिजेंसी के अगेंस्ट में कि यार ये है, पर जैसी बात है मैंने एक्सपेंस बुक किया होगा, टैक्स वाला कहेगा जब एक्चुअल पेमेंट करोगे तब आना, तो हमने आज तक डेफर्ड एसेट भी रखा हुआ उस पर। आगे देखें, मैंने कहा फिर वो कह रहा है रिकॉग्नाइज किया था, लॉयर हैज कम्युनिकेटेड दैट द एस्टिमेटेड फेयर वैल्यू ऑफ द लायबिलिटी हैज इंक्रीज बाय 800,000। तो क्या मैंने इसके ऊपर मजीद एक्सपेंस बुक किया होगा? यस। टैक्स वाला कहेगा भाईजान मैं जो है प्रोविजन फॉर कंटिजेंसी का जो फॉर द ईयर का आपका हिसाब किताब है 8 लाख रुपए का, इस पे भी जब पे करोगे तब आना, तो ये भी सर डिडक्टेबल डिफरेंस हो गया, पर मैं तो सेविंग क्लेम करूंगा डेफर्ड टैक्स इनकम बुक करके, वो तो किसी अकाउंटिंग एक्सपेंस पे सेविंग क्लेम करने से रोक रहा है। तो मैंने कहा चलें जी सर ये भी बात हो गई। वो कह रहा है ना व्हेन द लायबिलिटी इज पेड, तो आपका जो ओपनिंग डिफरेंस था 1.2 मिलियन का, इट विल अल्टीमेटली रीच टू 2 मिलियन। तो क्लोजिंग के लिए बता रहा हूँ क्योंकि क्लोजिंग भी करना है आपको। आगे, अच्छा भाई, वारंटी क्लेम्स पेड ड्यूरिंग द ईयर 550 एंड द वारंटी एक्सपेंस अमाउंटिंग टू रुपीज 5 लाख। तो हमने पिछले साल की भी सेटलमेंट की है आई बिलीव। टैक्स अथॉरिटीज अलाउ डिडक्शन ऑन पेमेंट बेसिस, तो क्या हम ये कह सकते हैं मेरे पीएनएल के अंदर ये है और मेरी पेमेंट में ये है, तो मुझे 50,000 रुपये वो बोलेगा और लेस करो। अच्छा तो सर क्या मेरा डिफरेंस ओपनिंग में जो बता हुआ था प्रोविजन का वो सेटल होगा? यस, आप डेफर्ड एसेट क्लेम करके बैठे हुए होंगे इनकम बुक करके, डिडक्शन वो आज दे रहा है, आप कहेंगे थैंक यू सो मच मैं पहले ही क्लेम कर चुका था, आज वो रिवर्सल हो रहा है तो उसका डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस बुक हो रहा है। तो ये भी हमने बड़े मजे से निकाल लिया। अब देखें सर, वो कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर टैक्स कमिश्नर ओपन असेसमेंट फॉर द टैक्स ईयर 2022 इन विच he disallowed certain business expenditures amounting to rupees 576,000, out of which company is contesting 245,000 expenditure which company believes are allowable deductions। अच्छा, मतलब इसका ये है कि इन दोनों के डिफरेंस में वो ये मान रहा है कि बाकी तो मैं लड़ के क्लेम कर लूंगा, बट 576,000 माइनस 245,000 अगर मैं करूं तो 3,31,000 की ऐसी अमाउंट है जो कि मुझे करंट ईयर में टैक्स देना पड़ जाएगा इसके ऊपर। सर ये भी प्रायर ईयर का टैक्स है जो मैं करंट ईयर में दूंगा, एंड दिस विल आल्सो क्रिएट अ परमानेंट डिफरेंस, क्योंकि इसका ऊपर कुछ भी नहीं है। सर डेफर्ड टैक्स बुक करूंगा? नो, क्योंकि ये खत्म डन एंड डस्टेड। डेफर्ड टैक्स होता है डिफरेंसेस के ऊपर, ये तो आपने तस्लीम कर लिया। हाँ, जो बाकी है, बाकी आप कंटेस्ट कर रहे हैं वो कंटिजेंट लायबिलिटी। आगे क्या लिखा हुआ है? विच कंपनी बिलीव्स आर अलाउएबल फॉर डिडक्शंस, तो ये तो आपकी एक कंटिजेंट लायबिलिटी है ना। अगर आप लूज करते केस तो आप बोलते हैं यार वो तो फिर कंटिजेंसी में ऊपर बुक हो चुका होता। अच्छा, देयर इज अ 45% चांस दैट द कंपनी विल लूज द केस। देखो 45% चांस का मतलब समझते हो, मैंने IAS 37 भी हल्का सा लिंक किया है यहाँ पे। 45% चांस मतलब ये है कि भाई ये आपका कंटिजेंट लायबिलिटी है, इसको हम कहते हैं। देखो अगर प्रोबेबल होता है और पॉसिबल होता है, ऐसा ही है ना, प्रोबेबल और पॉसिबल में आप प्रोविजन रिकॉर्ड करते हैं, यानी आप कहते हैं प्रोबेबल और लाइकली, सॉरी, पॉसिबल और अनलाइकली में आप रिकॉर्ड नहीं करते। तो अगर प्रोबेबिलिटी होती, लाइकली होता, आप रिकॉर्ड करते। यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि हार जाओगे, अनलाइकली है कि हार जाओगे, तो इसलिए आपने कंटिजेंसी रखी हुई है कितने की? रिमेनिंग की। देखें 576,000 है, 245 वो कह रहा है, तो इतने का आप कह रहे हैं कि आपने पे करना पड़ेगा। अच्छा आगे क्या कह रहा है?
सेम बिजनेस एक्सपेंसेस विच द कंपनी इज कंटेस्टिंग अपीयरिंग इन द करेंट ईयर 465250, ये बड़ी ट्रिकी एडजस्टमेंट रखी थी मैंने, सेम बिजनेस एक्सपेंसेस जो कि कंटेस्ट कर रही है कंपनी, तो सर इसके ऊपर भी तो वही चांसेस है ना, इसको भी आप इग्नोर करेंगे क्योंकि इसको आप कंटेस्ट कर रहे हैं, जो कंटेस्ट नहीं कर रहे वो कितनी है 331,000, तो 331,000 यहाँ ऐड करूँ ना 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 ना, वो टैक्सेबल इनकम का पार्ट नहीं होगा, अलग से टैक्स आएगा, परमानेंट डिफरेंस आएगा। तो यहाँ पे याद दहानी के लिए मेरे बच्चों मैं ज़रा यहाँ पे PD लिख रहा हूँ, सही जी। चलें, ड्यूरिंग द ईयर टैक्स रेट चेंज हुआ, फिर वो कह रहा है कि कोई टैक्स लॉस है, अगर तो है तो वो कैरी फॉरवर्ड होगा 2 सालों तक। प्रॉफिट फॉर द ईयर, अगले सालों की उसने एक्सपेक्टेशन बताई हुई है, वो ये और ये है। चलें, अब हम देखते हैं कि सर हिसाब किताब क्या बनता है। अब देखते हैं सर हिसाब किताब क्या बनता है। सर हिसाब किताब क्या बनता है, 5 लाख रुपए में से 550 माइनस किए, 2 लाख रुपए ऐड किए, 10,000 रुपये ऐड किए, 450 माइनस किए, 70 ऐड किए, 2.5 ऐड किए, 8 लाख ऐड किए और 50 माइनस किए। सर 7,80,000 रुपये की टैक्सेबल इनकम आ गई। अगेन लेट मी रीचेक, 5 लाख, 550, 2 लाख ऐड हो गए, 10,000 ऐड हो गए, 450 माइनस हो गए, 70,000 ऐड हो गए, 2.5 लाख ऐड हो गए, 8 लाख ऐड हो गए और 50,000 लेस हो गए। तो सर 780,000 एग्जैक्टली टैक्सेबल इनकम आ रही है। अच्छा भाई, अब हमने कहा इसके ऊपर सर आप लगा दें 35% जो कि करंट ईयर का टैक्स रेट है, तो ये आ गया आपका 273,000। ये आपने कहा ये आ गया करंट टैक्स एक्सपेंस। अच्छा, इसके अंदर सर कोई अदर स्लैब है? नहीं नहीं सर, अदर स्लैब वाली तो इस साल की तो कोई इनकम नहीं है, बट यस आपके पास प्रायर ईयर टैक्स है। अच्छा, प्रायर ईयर टैक्स कितने पे आ रहा है भाई? सर ये प्रायर ईयर टैक्स आ रहा है आपके पास, अलबत्ता ये रहा 331 पे, 3,31,000 रुपये। तो 3,31,000 इसमें प्लस किया तो ये आ गया 6,04,000। एग्रीड। हमने कहा सर वापस से देख लेते हैं, 7,80,000 रुपये 35%, सही है जी। और ये हमने क्या कर दिया, ये है 3,31,000 रुपये पे 30%। सर वाई 30%? सर 3,31,000 रुपये पे 30% इसलिए है क्योंकि पिछले सालों में तो ये था ना, ये आ गया 99,300, 273,000, तो ये आ गया सर 372,300। एक बार रीचेक कर लेते हैं, 780 इंटू 35 प्लस कर दें इसमें आप 3,31,000 का 30%, 373 टोटल करंट टैक्स एक्सपेंस आ गया ये, सही है जी। ये तो यहाँ कहानी खत्म हो गई। एक बार खाली चेक कर लेना चाहिए कि कोई और तो तफरी नहीं है इसमें, नहीं नथिंग। हमने जो है वो लॉस भी ऐड बैक कर दिया, उसके सारे हिसाब किताब डन हो गए, वो कहानी सही चल रही है। अच्छा भाई, अब हम आते हैं रिकॉन पे, जो मेन थिंग है इस पूरे सवाल की। तो हमने कहा प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे आपका अगर मैं सीधा लगा दूं 35%, तो हमारे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 5 लाख रुपए का, उस पर 35% आता है 175, सही हो गया जी, 175 आ गया
ये हिसाब किताब। अच्छा भाई, आपके पास करंट टैक्स एक्सपेंस आ रहा है टोटलिटी में 372,300। अच्छा भाई, डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस या इनकम नेट अभी देख लेते हैं, तो वो बाद में लिखते हैं। अच्छा भाई, अब मैं अगर देखूं कि मेरे पास यहाँ पे तो कोई परमानेंट डिफरेंस नहीं नज़र आता बिल्कुल, तो हमने कहा पहले हम 35% पे जो डेफर्ड टैक्स बुक होना है उसको देख लेते हैं। सही है जी। तो हमने कहा 550 नेगेटिव, यानी डेफर्ड एक्सपेंस बुक होगा 2 लाख। हमने कहा 2 लाख आ गया, 10,000 आ गया, 450 आ गया, 2 लाख आ गया। अच्छा भाई, हम वापस से कर लेते हैं। 550 नेगेटिव है, मतलब डेफर्ड एक्सपेंस, फिर 2 लाख, फिर 10,000, फिर 450, फिर 2.5 लाख, फिर 8 लाख, और सर ये आ गया 550। ये आ गया जी हमारे पास, ये आ गया हमारे पास नेट 2,10,000। ये 2,10,000 मेरे पास आ रहा है पॉजिटिव। सही है, ये आ रहा है पॉजिटिव डिफरेंसेस। दिस इज एक्सक्लूडिंग दैट 20% ऑफ एसोसिएट वाला। हाँ, इसके अंदर अगर मैं कहूँ कि मैं लगाऊंगा 35%। अच्छा, मुझे वो टैक्स क्रेडिट भी एडजस्ट करना है टैक्स लायबिलिटी से, वो भी बताता हूँ अभी। करंट टैक्स एक्सपेंस ये नहीं है, वो भी एडजस्ट करूँगा। अच्छा भाई, तो ये कितना आ गया 35%, 7,3,500। इसके ऊपर आप 70,000 रुपये का 20% बुक करें, तो ये आ गया 14,000। ये भी हमारे पास डेफर्ड टैक्स इनकम है, तो हमने कहा 14,000 प्लस 7,3,500, तो ये आ गया 87,500 नेट डेफर्ड टैक्स इनकम आ रही है फॉर द ईयर के डिफरेंसेस पे ओनली। मैंने कहा फिर कर लेते हैं सर, ताकि डिफरेंसेस में मिसहैप ना हो। 2 लाख, 10,000, 450 माइनस 550 माइनस 2.5 लाख प्लस 8 लाख प्लस 50,000 माइनस 2, 10 पे 35%, और इसमें मैं प्लस कर लूँ 70,000 का 20%, तो 87,500 बनता है नेट डेफर्ड टैक्स इनकम फॉर द ईयर के डिफरेंसेस पे फॉर द ईयर। अच्छा, अब मैंने कहा सर टैक्स क्रेडिट जिस पे डेफर्ड टैक्स एसेट बुक हुआ हुआ है, मैं यहाँ गया, मैंने कहा यार ये जो टैक्स क्रेडिट है ये तो 30% पे बुक हुआ हुआ है, ये भी तो परमानेंट डिफरेंस का बाइस बनेगा ना। पर अगेन 450 का मेरे पास टैक्स क्रेडिट है, 450 का मेरे पास टैक्स क्रेडिट है, और मैं यहाँ पे इतना ही यूज़ कर सकता हूँ, तो मेरा जो करंट टैक्स एक्सपेंस है वो हो चुका है 0। सर लायबिलिटी थी ना, मैं यूज़ कर सकता हूँ ना। तो अब यहाँ पे देखें, मैंने यहाँ पे क्या किया सर, करंट टैक्स एक्सपेंस मैंने दिखा दिया 0, नथिंग, कुछ भी नहीं है। हाँ, अलबत्ता मैं यहाँ पे डेफर्ड टैक्स इनकम बुक कर रहा हूँ नेट ऑन फॉर द ईयर डिफरेंसेस। वो कितना आ रहा है 87,500। अच्छा, अब ज़रा होल्ड ऑन, एक बात समझिएगा, ये जो मेरा टैक्स चार्ज फॉर द ईयर आ रहा है ना, ये वाला, ये जो 372,300, इसकी तो मैंने एंट्री ये बनाई होगी ना सर, टैक्स एक्सपेंस डेबिट और टैक्स पेएबल क्रेडिट। सही है जी, ये आ गया। अच्छा, टैक्स एक्सपेंस डेबिट टैक्स पेएबल क्रेडिट मेरे पास आ गया कोई 372,300। अब मुझे एक बात पता है और बखूबी पता है कि मुझे ये पैसे पे नहीं करने हैं, मुझे ये पैसे पे नहीं करने हैं। मैं सिंपल क्या करूँगा, मैं बोलूँगा भाई मुझे इस लायबिलिटी को ख़त्म करना है। मैं बोलूँगा कि भाई यहाँ पे डेफर्ड टैक्स एसेट जो मैंने बनाया हुआ था
कितने से बनाया हुआ था भाई, 450 से बनाया हुआ था। पर जाहिर सी बात है मैं इस एसेट को इन्हांस भी करूंगा ना रेट चेंज की वजह से, क्योंकि ये उड़ के 35% पे आ जाएगा। पहले तो 30 से 35% पे आएगा, वो तो अपनी कहानी है जो बड़ी ट्रिकी है इस सवाल के अंदर कि ये उड़ के पहले उस पर आएगा। तो मेरी एंट्री क्या बनेगी, पहले डेफर्ड एसेट डेबिट डेफर्ड टैक्स इनकम क्रेडिट फॉर द ईयर में ये हो जाएगा। तो अगर आप पहले ये करना चाहते हैं तो ये भी कर लें, साथ साथ कर लेते हैं। तो मैंने ये कहा कि यार मैं सबसे पहले तो मेरे बच्चों ये काम करूं जो कि पाक साफ काम है, 489,000 के नेट डेफर्ड टैक्स एसेट में से, जो मेरे पास नेट डेफर्ड टैक्स एसेट है, इसमें से मैं ज़रा प्लस कर लूँ। अच्छा ये भी बड़ी ट्रिकी बात है इसके अंदर कि आपके पास सारे एसेट्स में ये लायबिलिटी नेट हुई हुई है ना, लायबिलिटी नेट हुई है जिसने एसेट को कम किया हुआ है। तो मैं ज़रा ये शेयर ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जो 16,000 है इसको मैंने इसमें हटा दिया, सही है जी। और मैंने ये कहा कि इसके अंदर मैं प्लस कर लूँ 20,000। सर ये दोनों डिफरेंट रेट्स पे थे। अगेन मेरा डेफर्ड टैक्स एसेट ज़्यादा था, लायबिलिटी अलग है, तो मैंने लायबिलिटी को अलग रखा हुआ है, एसेट को अलग रखा हुआ है। मैं नेट इसलिए नहीं कर रहा, मैं फिर बता रहा हूँ क्योंकि ओवरऑल नहीं है। देखो मैं फिर बता रहा हूँ, 489,000 इज योर डेफर्ड टैक्स एसेट नेट, इसके अंदर एसेट में लायबिलिटी नेट हुई हुई है। तो मैंने वापस एसेट पे पहुंचने के लिए उसको ऐड बैक किया है। तो हमने कहा भाई 489,000 में आपने 16,000 प्लस किया और 20,000 प्लस किया, तो ये आ गया 525,000। और इसको मैं यूं भी प्रूव कर सकता हूं कि आप सिंपल एक काम करें कि ये ले लें 540 की लायबिलिटी, ताकि हम देख लेना कि हमारी मैथमेटिकली भी सही चल रही हो। 150 माइनस 240 माइनस 360 माइनस और 450 माइनस और 135 प्लस, तो देखें 525 ही आता है। मैंने सिर्फ इन दोनों को हटा दिया जो कि अलग रेट वाले हैं, सही जी। 525 के हम डेफर्ड टैक्स एसेट पे पहुंच गए। अच्छा भाई अब हमने क्या किया, इसको डिवाइड किया सर ऑल टुगेदर 30 से, मल्टीप्लाई किया 5 से, यानी ये सारे के सारे एसेट आपके 35 पे पहुंच जाएंगे कि 35 का बेनिफिट देंगे। तो हमने कहा कि सर अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं 30 से, मल्टीप्लाई कर दूं 5 से, तो 87,500 का चेंज इन रेट के हिसाब से 87,500 ये आ गया। अच्छा ये अनफॉर्चुनेटली सेम है, वैसे ये सेम नहीं होता, ये फॉर द ईयर का अनफॉर्चुनेटली सेम आया हुआ है। चलें जी, ये आ गया चेंज इन टैक्स रेट का इम्पैक्ट। अगेन इसका ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं होता, तो मैं पीडी चेंज इन रेट का अभी ही मार्क कर लेता हूं यहां पे। 87,500 यानी नीचे इसका बेनिफिट शामिल है, ऊपर इसका बेनिफिट शामिल नहीं है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, नीचे इसका बेनिफिट शामिल है, ऊपर इसका बेनिफिट शामिल नहीं है। आगे सुनिएगा। फिर मैंने कहा कि सर इन दोनों का क्या करना है, 20 और इसका देखें, इस पर भी कोई चेंज ऑफ रेट का इम्पैक्ट नहीं है, सही है जी। इसके ऊपर अलबत्ता आपका जो है वो पूरी की पूरी डेफर्ड टैक्स इनकम बुक होगी, क्योंकि एग्जेम्प्ट डेफर्ड टैक्स इनकम ऑन डिविडेंड ड्यू टू एग्जेम्पशन। तो मैंने कहा जानी एक तो ये आप सीधा सीधा 20,000 रुपये की इनकम बुक कर लें। सर इनकम क्यों बुक कर लें भाई, लायबिलिटी है सर, पहले भी इनकम बुक की थी, वो एसेट बढ़ा था तो इनकम थी, ये लायबिलिटी खत्म हो रही है तो इनकम है। सर ये भी आपकी टेक्निकली सीधी सीधी इनकम है, एग्जेम्प्ट डिविडेंड इनकम। कितनी आ गई भाई, 20,000। जो आपने बुक किया हुआ था सारी कार्रवाई, मैंने आई थिंक एक और पीडी मार्क किया था, वो यही था 10% वाला, बिल्कुल सही है। और एनीथिंग एल्स दैट आई हैव मार्क्ड एज अ पीडी, ये था ना 331। तो ये जो 331 है, 3,31,000 है, इसके ऊपर जो 99,300 है, जो 99,300 है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जो 99,300 है वो आपने ऑल टुगेदर नीचे ऐड बैक किया है, जिसका ऊपर
P&L के अंदर कोई ताल्लुक नहीं है। तो मैंने कहा कि भाईजान वो तो करंट टैक्स में नेट हो गया क्योंकि वो तो टैक्स क्रेडिट था ना, बट इसके लिए टैक्स क्रेडिट को भी एब्जॉर्ब कराने के लिए अब यहाँ पे तो पार्क करेंगे ना प्रायर ईयर टैक्स कितना है 99,300। ऑब्वियसली ये एक बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी सवाल है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स सवाल है। अगेन आपको ये बात याद रखनी है कि मैंने अपनी टैक्स लायबिलिटी को ख़त्म किया है, मैंने डेफर्ड टैक्स इनकम बुक की है, जो डेफर्ड एसेट बुक किया हुआ था वो अब ख़त्म होगा। इस बात को याद रखिएगा, मेरा नॉर्मल टैक्स ख़त्म हो जाएगा। आगे सुनिएगा भी, वो तो एंट्री बनाता हूँ ना मैं। अभी तक मैंने किया क्या सर? अभी तक मैंने किया ये फॉर द ईयर का डेफर्ड टैक्स बुक किया तुम्हारे सामने, चेंज इन टैक्स रेट को डाला तुम्हारे सामने, और ये इम्पैक्ट डाल दिया डेफर्ड टैक्स इनकम का जो कि एग्जेम्प्ट हो गई है लायबिलिटी रिवर्स करके। आई बिलीव कि मैं यहाँ पे सारी चीज़ें एडजस्ट कर चुका हूँ, सिवाय इसके कि इसमें से भी कुछ ज़ाया हो जाएगा, इसमें से भी कुछ ज़ाया हो जाएगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इसमें से भी कुछ ज़ाया हो जाएगा, कुछ एब्जॉर्ब हो गया, कुछ ज़ाया हो जाएगा। अच्छा, अब जब आपने इनिशियली मेरे बच्चों टैक्स एक्सपेंस टू टैक्स पेएबल की एंट्री बनाई तो आपका टैक्स चार्ज आ गया इतने का, कितने का भाई? 372,300 का, जो कि प्रायर ईयर के टैक्स को मिला के था। तो अगर आप ये तसव्वुर करें कि अगर ये टैक्स क्रेडिट ना होता, अज्यूमिंग एक वक्त के लिए कहें कि आप ना होता, सही है जी, एक वक्त के लिए कहें कि ना होता, तो हम ये काम करते हैं ना, पहले तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ आपकी तसल्ली के लिए, ताकि उसके अलावा रिकॉर्ड मैच करा दूँ, फिर इसको डाल देंगे। एग्रीड? तो मैंने कहा कि यार मैं यहाँ पे आसानी के लिए 372,300 डाल देता हूँ, सिर्फ समझने के लिए। मैं फिर बता रहा हूँ, इसको छोड़ के ये जो है ना, ये इसको मैं एब्जॉर्ब कराऊंगा, ये मैं वादा कर रहा हूँ। इसको अभी हाल फिलहाल के लिए छोड़ दूँ ताकि आपको सवाल एब्जॉर्ब हो पाए। मैंने कहा 372,300 में एक आपके पास प्रायर ईयर का टैक्स इसमें शामिल है, आपने यहाँ भी कर दिया शामिल, ये 99,300। देखें करंट टैक्स में शामिल है, ऊपर 175 में शामिल नहीं है, तो आपने अलग से शामिल कर दिया, ये रिकॉन का डिफरेंस खत्म हो गया। फिर आपने यहाँ पे जितनी भी चीज़ें ऐड लेस की हैं, जैसे डेफर्ड एक्सपेंस बुक किया आपने 550 को लेस करवाया, ऊपर शामिल है, उस पर टैक्स हुआ, वो नलिफाई हो गया, कोई भी डिफरेंस नहीं बचा। फिर आपने कहा कि मैंने चेंज इन रेट का इम्पैक्ट बुक किया, आपने वो ऊपर भी ले लिया। आपने कहा नीचे बेनिफिट ऊपर बेनिफिट इक्वल हो गए। तो आपने कहा डिविडेंड की एग्जम्पशन, डिविडेंड की एग्जम्पशन सर, डिविडेंड की एग्जम्पशन आपने नीचे ले ली ऊपर भी ले ली, दोनों ही इक्वल हो गए। हमने कहा सर और क्या बचा? देखें आपके पास यहाँ पे ये जो 70,000 है, ये जो 70,000 है मेरे बच्चों, ये ऊपर यानी अकाउंटिंग में एज अ लॉस है, उस पर बेनिफिट कितने का लिया हुआ है आपने? 20% का। मतलब फिर रिपीट करता हूँ, इस पे आपका टैक्स कितना बन रहा है? नीचे सेविंग 20% की आपने डेफर्ड टैक्स इनकम बुक की है ना, आपके सामने डेफर्ड टैक्स इनकम बुक की है ना। यहाँ पे इसके ऊपर आपने जो सेविंग क्लेम की हुई है वो 20% की हुई है। इसी के ऊपर देखो हुआ क्या, वापस से समझाता हूँ। ये आपने ये जो 70,000 है, ये आपका लॉस फ्रॉम एसोसिएट है ना, ऊपर से माइनस हुआ है, और ऊपर इसकी बचत कितने की आई हुई है? 35 की। ऊपर मतलब आपके अकाउंटिंग प्रॉफिट में इसकी बचत कितने की आई हुई है? 35 की। नीचे आपने इसको ऐड बैक करा के करंट टैक्स बढ़ा दिया, कितने से बढ़ाया सर? करंट टैक्स आपने 35 से बढ़ा दिया, और फिर आपने सेविंग क्लेम की है कितने की? 20% की। तो 15% का स्टिल देयर इज अ गैप। तो आप मुझे एक बात बताएं, क्या आप इस बात को मानते हैं कि ये जो 15% का गैप है, इसको हम थोड़ा सा नीचे करें, ये जो 15% का गैप है इज स्टिल नॉट जस्टिफाइड ना, क्योंकि आपके पास ये सेविंग हमेशा के लिए, अगर ये टैक्स होगा भी, लेट से ये टैक्स होगा भी तो 20% पे ही होगा ना, पर यहाँ पे इस ही के ऊपर 70,000 रुपये का 35% की बचत हुई हुई है। खोल के बता देता हूँ, रिकॉन बना इसलिए रहा हूँ क्योंकि यही इसमें एक ट्रिकी पार्ट है। 24,500 की सेविंग है अकाउंटिंग में, राइट, ऊपर आई हुई है, बट एक्चुअल में जो आपका टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर होता है वो करंट और डेफर्ड का सम होता है ना। आप क्या करेंगे यहाँ पे? आपको एक बात पता है कि आपने 70,000 रुपये पे
ऐड बैक करवा के उसने टैक्स ले लिया आपसे, क्योंकि वो तो इस लॉस को मानता ही नहीं है। कभी भी ऐसा होना ऐसे परफॉर्मा बना लो, सही है जी। 24,500 पे टैक्स ले लिया उसने ऐड बैक करा के, आपने कहा भाई ये तो टैक्स बनता ही नहीं है, तो सेविंग बनती है, तो आपने क्या किया 70,000 रुपये पे 20% की डेफर टैक्स इनकम बुक कर ली। 70,000 रुपये पे 20% की डेफर टैक्स इनकम बुक कर ली। तो आप मुझे बताएं, अगर मैं 24,500 में से 14,000 माइनस करूं तो 10,500 की जो सेविंग है, स्टिल मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, देखें अगेन, ऊपर ये है, नीचे सेविंग ये है, तो सेविंग जो आपकी असल होगी वो यही होगी ना 14,000 रुपये की। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि आपने ऊपर ज़्यादा सेविंग क्लेम की हुई है? तो मैं यहाँ पे ऑल टुगेदर जो आपके पास शेयर ऑफ लॉस है वो 10,500 का एडजस्ट कर लूँ। अच्छा जी, अब मैं ज़रा इसका हिसाब किताब सही करूँ। 372,300 माइनस 87,500 माइनस 87,500, चेंज इन रेट आ गया, ये आ गया, ओके जी, और 20,000 ये आ गया सर 177,300, सही है जी। ये आ गया 175, 87,500, 20,000, 99,300, जो प्रायर ईयर का टैक्स है बिल्कुल वो नीचे शामिल है, ऊपर शामिल नहीं है, ये हो गया। अच्छा भाई, फिर आ गया 10,500, ये देखें 177,300 एग्जैक्टली टाइड है, एग्जैक्टली मैच है। पर इसके अंदर एक चीज़ मैंने छोड़ी हुई है, क्या, सिर्फ समझाने के लिए कि आपके पास ऑल टुगेदर टैक्स क्रेडिट मौजूद है, जिसका लास्ट ईयर आप लोगों का परमानेंट डिफरेंस आया होगा जब आपने 4,50,000 का बुक किया होगा। पहले बताओ, यहाँ तक तो क्लैरिटी है ना, यहाँ तक तो हमने बिल्कुल सही बुक किया हुआ, यहाँ तक तो बिल्कुल टाइट भी करवा भी दिया। अब है टैक्स क्रेडिट। अब मुझे तुम बात बताओ, क्या तुम्हारा करंट टैक्स का इस साल कोई चार्ज बनता है? सिर्फ एक अजम्पशन है ना, तुम्हारी जेब से कुछ जाना है, नहीं जाना ना, क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास एक एसेट पड़ा हुआ है 4,50 का। पर एक चीज़ और याद रखें मेरे बच्चों, एक चीज़ और याद रखें, यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि जो आपके पास ये अवेलेबल है 2 सालों के लिए, यानी इसके अलावा जो बच गया फिर वो लैप्स हो जाएगा, यानी इसके अलावा फ्यूचर ईयर्स में इसको कभी भी ज़िंदगी में यूज़ नहीं कर सकते, ना कि आपको अलाउड होगा। इस बात को आपने भेजे में फिक्स करना है। तो अब मैं ये कहूँगा कि जो मेरे पास यहाँ पे 372,300 का हिसाब किताब आया हुआ है, ये अच्छा सर, अब सारी रिकॉन को टैली करने के बाद जो मैंने आप लोगों को दिखाई, अब हमारे पास एक डेफर्ड टैक्स एसेट पड़ा हुआ, बट यू नीड टू कीप इन योर माइंड कि ये डेफर्ड टैक्स एसेट जो है अब 4,50,000 से उड़ के आ चुका है 5,25 पे। यहाँ पे लिख लेते हैं, डेफर्ड टैक्स एसेट बैलेंस 5,25 है ऑन टैक्स क्रेडिट्स। सर ये क्या जादू हो गया कि ये ऊपर आ गया? नहीं भाई, चेंज इन टैक्स रेट की वजह से आपका बेनिफिट बढ़ गया ना, तो आपने तो यहाँ पे इनकम बुक की थी, ये रही जो परमानेंट डिफरेंस में इसका रिकॉन का एडजस्टमेंट तो हो चुका है, ये बात तो तय हो गई है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब आपको ये पता है कि यार मुझे पे तो कुछ भी नहीं करना ना, तो मैं यहाँ पे टैक्स क्रेडिट क्लेम करूँगा और मैं बोलूँगा भाईजान 372,300 टैक्स वाले बाबू मैं आपको पे नहीं कर रहा, लायबिलिटी, हाँ लायबिलिटी पे नहीं कर रहा, ये रहा ये लायबिलिटी। तो मैं वापस से एक एंट्री बनाऊंगा, सर कि मैं यहाँ पे टैक्स पेएबल को डेबिट कर लूँगा और टैक्स एक्सपेंस को क्रेडिट कर लूँगा, सर समझाने के लिए। हाँ, वैसे तो आप बनाते ही नहीं ना एंट्री। 372,300 ये ख़त्म हो गया। अच्छा, तो सर मैं यहाँ पे इसको कर लेता हूँ 0, ख़त्म हो गया, करंट टैक्स ख़त्म, फिनिश। अच्छा, अब मुझे आप एक बात बताएं, ये तो हो गया यहाँ पे। अब मैं अगर यहाँ पे देखूँ 87, क्योंकि देखो उसने बेनिफिट अभी दिया ना, बेनिफिट किस साल का था? पिछले साल का था, मैं रिकॉर्ड कर चुका था। तो आज मेरे हिसाब से इसके ऊपर डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस तो बनता है ना, तो मैं क्या करूँगा,
मैं ये करूँगा सर, इसी अमाउंट से उठा के डेफर्ड टैक्स एसेट को क्रेडिट करूँगा और डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस को डेबिट कर दूंगा। कितने से? 372,300 से। तो मैंने कहा सर मैं यहाँ पे इसको, जगह ख़त्म हो गई तो हम इसको उठा के ऊपर ले जाते हैं और मैंने कहा मैं ज़रा डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस ऑन क्रेडिट बुक करने लगा हूँ 372,300, क्योंकि यार देखो अकाउंटिंग के हिसाब से तो बनता है ना, टैक्स के हिसाब से नहीं बनता, तो करंट टैक्स जीरो हो गया, मैचिंग कॉन्सेप्ट बरकरार हो गया। यही वजह थी कि मैंने इसकी सेविंग पहले क्लेम कर ली थी क्योंकि मिल पहले चुका था मुझे, अब हमने जीरो किया। अच्छा अब आपने ये देखना है कि सर 5/25 में से 372,300 तो हो गया यूटिलाइज, 152,700 रेजिडुअल बच गया। तो सर अब और कोई चारा नहीं है, अब आपके पास इसको भी आपने टेक्निकली, अब इसको भी ज़रा हम जगह बना के एडजस्ट करते हैं, इसको हम ज़रा ऊपर ले जाएं इधर, मैं यहाँ पे करंट टैक्स को भी थोड़ा ऊपर ले आऊँ इसके साथ। तो सर मैं यहाँ पे लैप्स बुक करूँगा क्रेडिट का, वो भी डेफर्ड एसेट ख़त्म हो गया, कितने का भाई? 152,700। तो सर देखें ये नीचे लैप्स आ रहा है, तो मैं यहाँ पे एक और चीज़ ऐड कर दूँगा लैप्स की, 152,700, और नीचे तो ये जो वाला अमाउंट है, ये वाला अमाउंट हो जाएगा सर 177,300 प्लस 152,700, तो ये हो गया 330, और सर ये भी जो है ये भी हमारा हो जाएगा 330। तो ये 330 कैसे होगा? जब आप इन सबको एडजस्ट करेंगे। तो सर आई बिलीव कि हमारे पास डेफर्ड टैक्स एसेट उस डिज़ायर्ड पोजीशन पे आ गया जिस पे आना चाहिए। अगेन दिस वाज अ वेरी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, हाईली प्रोबेबल है कि टैक्स क्रेडिट आएगा। जज़ाकल्लाह।